खुद पर विश्वास हो तो आपको संबल मिलता है, मजबूती मिलती है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। एक छोटे से गांव में जन्मे साधारण परिवार की तरह जीवन यापन करते हुए आपने हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और कई आंदोलन किए। नवीन विचारधाराओं के साथ जुड़कर देश हित में अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विभिन्न प्रतिभाओं में दक्षता लेकर आपने आज संपूर्ण राष्ट्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपने सरल और मधुर व्यवहार से आवाम के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आप हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रणवीर पटेरिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके अपने। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं रणवीर पटेरिया जी, जिनके नाम से आप सभी मुखातिब हैं। बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा ये नाम है, क्योंकि लगातार ये धर्म को लेकर कार्य करते हैं, लगातार युवाओं को लेकर कार्य करते हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बजरंग सेना के संस्थापक हैं और कई समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जय श्री राम। रणवीर जी, वैसे तो हम सभी आपसे परिचित हैं, फिर भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने एक परिचय में? क्या कुछ आप जनता से बात करना चाहेंगे? मैं बजरंग सेना का एक सिपाही हूँ। भले ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही मानता हूँ और हमारे सभी जो भी पदाधिकारी हैं सभी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। तभी आज ये संभव हो सका है कि हम लोग पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। जी रणवीर जी, जानना चाहेंगे, आप हमारे वी न्यूज़ स्टूडियो में पहली बार आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? ये जो आपने प्रोग्राम चलाया है इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कम से कम इससे जो हमारे युवा भाई हैं इनको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम वी न्यूज़ परिवार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके परिवार के बारे में, क्योंकि परिवार ही है जहां से आपने पहली सीढ़ी सीखी है कर्तव्यों की, अनुशासन की और समाज सेवा की। कोई भी ऐसी क्षेत्र हो, शुरुआत परिवार से होती है, तो अपने परिवार के बारे में हमें ज़रूर कुछ बताएं। जी, हमारे परिवार में हमारे जो दादाजी थे, दादाजी पॉलिटिक्स में थे और लगातार 20 वर्ष तक वो गांव के सरपंच के रूप में रहे हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और हमारे पिताजी शिक्षा विभाग में रहे हैं, अब रिटायरमेंट हो गया है उनका। और हमारे जो बड़े भाई हैं वो हमारे बड़े भाई संत हैं, अयोध्या में संत महाराज श्री जी के सानिध्य में रहते हैं। और हमारी माताजी हैं, बहन है, पूरा भरा परिवार है हमारा। जी जी। और सभी लोग बहुत अच्छा, हमें बहुत स्नेह करते हैं हमारे परिवार के लोग। जी, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना रुझान रहा आपकी शिक्षा के प्रति? शिक्षा में मैंने जो प्राथमिक शिक्षा है सरस्वती स्कूल से ग्रहण की है और 8वीं तक हम लोग सरस्वती स्कूल में पढ़ाई की है। इसके बाद एक्सीलेंस स्कूल में 9th से और 12th तक हमने एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाई की है। और एक्सीलेंस स्कूल से ही, पहले सरस्वती स्कूल में जब हम थे तो वहाँ पर खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते थे, जैसे फुटबॉल और दौड़, इन खेलों में हमने और खो खो में राष्ट्रीय स्तर तक हमने उसमें खेला है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो छतरपुर में ही राष्ट्रीय लेवल का एक आयोजन हुआ था खो खो का, उसमें हम लोग विजयी भी हुए थे। और फुटबॉल में भी स्टेट लेवल तक हमने खेल खेले हैं। दौड़ में भी हम स्टेट लेवल तक रहे हैं। इसके बाद जब हम 9th से यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल में आए तो यहाँ से थोड़ा सा हमें राजनीति के रूप में हम यहाँ पर कार्य करने लगे, क्योंकि एक्सीलेंस स्कूल में चुनाव हुआ करते थे जी। और जब चुनाव होते थे तो पूरा वहाँ पर संसद बनाई जाती थी एक्सीलेंस स्कूल में। तो मैंने सबसे पहले 9th में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भी चुनाव लड़ा, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें एक वोट से मुझे हार मिली। और लेकिन इसके बाद भी मैंने उससे हार से मुझे कोई चिंता की बात नहीं थी। हमने फिर भी खुशियाँ मनाई सभी दोस्तों ने हमारे। और उसके बाद एक वर्ष बाद जब हम 10th में पहुँचे तो 10वीं में हमने उसी चुनाव को फिर से हमने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 80 में से 84 वोट थे, जिसमें से 83 वोट मुझे प्राप्त हुए।
तो ये मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि हार से ही जीत होती है। अगर हम हार जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास से हम लोग सफल होते हैं। और फिर इसके बाद 10th 11th और 12th तक नंबर 1 में मैं ही अध्यक्ष रहा। तो ये जो हार और जीत का जो समय रहा, तो उसके बीच में जो आपने तैयारी की, क्योंकि पहले आप हारे फिर आप जीते, तो क्या आपने प्रयास किया कि आपको वो जीत मुकम्मल हुई, हासिल हुई? यहाँ जब हम 9th में एक वोट से हारे तो इसके बाद हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी, सबने पूरा विचार कर लिया था कि अगली बार हमें जीतना है। तो हम लोगों ने बहुत तैयारी की। जितने भी हमारे सीआर थे, 44 सीआर रहते थे और 40 वैसे वोट रहते थे, तो पूरे 84 वोट जो थे हम लोगों ने पूरी सबसे मिले हम लोग। और इतनी तैयारी थी कि मतलब 84 में से 83 वोट, पहले जब हम हार हुई थी तब 1 वोट से हारे थे और जब जीत हुई तो 84 में से 83 वोट हमें मिले। तो ये मैं अपने युवा भाइयों को बताना चाहूँगा कि कभी जीवन में हार से कभी डरना नहीं चाहिए। हार होती रहती है, हार से ही जीत मिलती है। और हम अगर प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हमें जीत अवश्य मिलती है। कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ हमारी इंदौर में हमने पढ़ाई की है, बीई की सिविल से, महात्मा गांधी कॉलेज से, और वहाँ पर हमने इंजीनियर की पढ़ाई की और बढ़िया वहाँ पर सब हमारी टीम मतलब अच्छा रहा, बढ़िया। और इसके बाद यहाँ पर भी हमने बीएससी भी उसके बाद की है। आपने बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, हमने भी देखा है आपको। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़े हैं उसके बाद आज आप नेशनल लेवल पर हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको लोग देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा के पीछे यदि हम जानना चाहें कि श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, या कौन आपके प्रेरणा स्रोत हैं जिनको देखकर आप इतना आगे बढ़े? हमारे प्रेरणा स्रोत हमेशा से सुभाष चंद्र जी बोस रहे हैं जी, जिन्होंने भारत देश में तो ठीक है, और उन्होंने विदेशों में जाकर भी सेना का गठन किया और अंग्रेज़ों को भारत देश से खदेड़ने में सबसे बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस जी की ही थी। भले ही उनका नाम इतिहास में ना ज़्यादा लिया जाता हो, क्योंकि राजनीतिक रूप से उन्हें भारत देश में फिर इसके बाद आने ही नहीं दिया गया, लेकिन हम आज भी सुभाष चंद्र बोस जी को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मैं उनके जैसे उन्होंने कार्य किया है, जैसे उन्होंने सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसी तरह से हमने इस बजरंग सेना का गठन किया है। और जब वो विदेशों में जाके सेना बना सकते हैं तो हम लोग भारत देश में तो सेना तैयार कर ही सकते हैं। इसी माध्यम से हम लोगों ने कार्य किया है। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं सभी युवा भाइयों से कहूँगा कि जो सच्चे हीरो हैं, जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है, हमें उन्हें ही अपना प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। हमें ये जो नकली हीरो हीरोइनें हैं, इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर इनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में रियल हीरो हैं वो रियल हीरो यही हैं, और हम लोग इन्हीं को देखकर आगे बढ़ते हैं। जी, आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। आपने जो लगातार बजरंग सेना में कार्य किए हैं, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। हम लोगों ने बजरंग सेना के माध्यम से जो हमारे सनातन धर्म के लिए हम लोगों ने कार्य किया है, और हमारी जो देश की संस्कृति है इसको बचाने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बजरंग सेना ने छतरपुर से लेकर, अपने बुंदेलखंड के छतरपुर से लेकर हम लोगों ने शुरुआत की, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और आज पूरे हिंदुस्तान में बजरंग सेना कार्य कर रही है। सभी जगह प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी युवा भाई सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो ये कहीं ना कहीं सभी भाइयों की जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं, सभी की मेहनत का नतीजा है जो आज हम पूरे हिंदुस्तान में और बजरंग सेना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में आज सबसे बड़े संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। जिस तरीके से भगवान बजरंग बली को भगवा रंग से बहुत स्नेह था, प्रेम था, उन्होंने एक बार अपने पूरे शरीर को पूरा भगवामय कर लिया था। आपको भी शायद भगवा से ज़्यादा लगाव? भगवा से बहुत लगाव है, और अभी तो हम लोगों का एक स्वप्न भी है कि हम पूरे हिंदुस्तान को भगवामय बनाएं। इसके लिए हम लोग घरों घरों में भगवा ध्वज भी लगवा रहे हैं। सभी से अपील कर रहे हैं, हमारे बजरंग सेना के भाई भी घरों घरों में जाकर भगवा ध्वज, हमने अपील की है कि कम से कम 100 भगवा ध्वज हमारा हर बजरंग सेना का कार्यकर्ता लोगों के घरों पे लगवाएगा, और पूरे हिंदुस्तान को हम भगवामय करेंगे, क्योंकि भगवा हमारे लिए जान से भी प्यारा है। इस कोरोना काल में जहां लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे आप कार्य कर पा रहे हैं? क्या कुछ आप विशेष कर पा रहे हैं? इस कोरोना काल में हम लोग लगातार कार्य हमारी बजरंग सेना की टीम कर रही है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उसी समय से हम लोगों ने लोगों को, जो गरीब भाई हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पूरे भारत देश में हमारे युवा भाइयों ने
लोगों को भोजन के पैकेट बांटे, लंच पैकेट बांटे। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर कच्ची सामग्री भी बांटी गई, सब्जियां बांटी गई, आटा बांटा गया, जिससे हमारे जो गरीब भाई हैं वो भूखे ना सोएं। साथ ही साथ हम लोगों ने उनको सैनिटाइज़र भी बांटे और मास्क भी बांटे। और साथ ही साथ कोरोना काल में जो ऐसे भाई थे जिन्हें रक्त की ज़रूरत थी, उनके लिए रक्त की व्यवस्था करवाई। जो हमारी गाय माता हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था करवाई हम लोगों ने, भोजन की व्यवस्था करवाई। जो पक्षी हैं, इनके लिए भी पानी की व्यवस्था बजरंग सेना के माध्यम से की गई सभी जगह पर। और हम लोग लगातार, अभी भी कोरोना काल चल रहा है और आज भी हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान भी चला रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने गौ हत्या पर जो कानून बनाया है, 10 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए का जुर्माना, तो हम लोग वो पूरे हिंदुस्तान में करवाना चाहते हैं। पूरे भारत देश में लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं बजरंग सेना के माध्यम से। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जब चीन ने हमारे हिंदुस्तान के 20-22 सैनिकों को धोखे से मार दिया था, तो उसके हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कम से कम लाखों पुतले जलवाए और लोगों से अपील की कि हमें चीन की सामग्री का बहिष्कार करना है। और लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, दुकानों में जाकर अपील की कि हमें चीन की सामग्री को नहीं बेचना है और ना ही खरीदना है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपकी जो दिनचर्या है काफ़ी व्यस्त रहती है, फिर भी जब कभी आपको मौका मिलता है अपने समय को यूज़ करने का, कुछ अपने मन का करने का, तो क्या आपके शौक़ हैं, क्या अच्छा लगता है? और हमारा शौक़ तो हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड के पाठ, ये भी हम लोगों ने कोरोना काल में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ और 1.25 लाख सुंदरकांड के पाठ का आयोजन रखा था। और पूरे हिंदुस्तान में आज भी वो जो मंगलवार है, हम लोग भगवा मंगलवार के रूप में मंगलवार को मनाते हैं और लाइव के माध्यम से हमारे लाखों युवा भाई बहनें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा शौक़ हनुमान चालीसा है और जय श्री राम है। और जय श्री राम हम लोग लगातार बुलवा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में गृह मंत्री जी का बयान आया था कि जो जय श्री राम बोलेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने उनको भी, हमारे जो बजरंग सेना की महाराष्ट्र की टीम है, उनसे बोला है कि जहां भी वो जाएं उनका स्वागत हम लोग जय श्री राम से ही करेंगे। जितनी उन्हें कार्रवाई करवाना हो तो बजरंग सेना के ऊपर करते रहें। बिल्कुल। और आपने जो बताया है कि शौक़ हमारा बस यही हनुमान चालीसा का पाठ है। और हम लोग घर घर में बच्चों से भी हम लोग ये हनुमान चालीसा की पाठ करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज का, हमारे परिवार का और हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके अंदर अच्छे संस्कार हों। क्योंकि हनुमान जी महाराज ही हैं जो बल, बुद्धि, विद्या तीनों देने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं देश के, उनके अंदर बल, बुद्धि, विद्या तीनों चीज़ें रहें और उनके अंदर अच्छे संस्कार हों, जिससे हमारी जो आज हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के कृत्य होते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही संस्कारित रहेंगे, अच्छे संस्कार रहेंगे उनके अंदर, तो ये घटनाएं बहुत कंट्रोल होगा इनमें। बस यही हमारी इच्छा है। कोई संस्मरण आपके जीवन का जो आज आप हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा यादगार पल? यादगार पल हमारा जन्मदिन, हम लोग जन्मदिन अयोध्या में मनाते हैं अपना पिछले 5 वर्षों से। अच्छा। और जब पिछले वर्ष हम लोग अयोध्या में जन्मदिन के लिए 7 तारीख को पहुंचे थे वहां, तो 8 तारीख को जब जन्मदिन था, उसी दिन रात्रि में 10 बजे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का फैसला कोर्ट के द्वारा आना था और 10 बजे वो सूचना टीवी पर आई कि सुबह सुबह वो फैसला आएगा। तो ये हमारे लिए सबसे अविस्मरणीय दिन है कि जिस दिन जो 500 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, उसका फैसला उस दिन आया। तो वो हमारे लिए जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल है और हमेशा हम वो उस चीज़ को याद करते हैं। कई सारे सीढ़ियां आपने चढ़ी हैं और आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इस दौरान कई सारी मुसीबतें आपने देखी होंगी, कई कठिनाइयां देखी होंगी, तो उनका सामना आप कैसे करते हैं? कौन सी शक्ति आपको ये जो भी ऐसे समय पे हमारे हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। हम धैर्य, जो व्यक्ति को अगर धैर्य है व्यक्ति के अंदर, तो वो किसी भी कठिनाई से निपट सकता है। तो हमारे जब हम लोग शुरुआत की छतरपुर से बजरंग सेना की, हमारे ऊपर भी बहुत मुसीबतें आई। जिला बदल की कार्रवाई भी राजनीतिक लोगों ने करवाई। उसके बाद भी हम लोग डरे नहीं, हम लोग लड़ते रहे और आगे बढ़ते गए। धैर्य के साथ हम लोगों ने काम किया। तो आज ये भगवान की कृपा है और प्रभु श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज श्री जी, हमारे जो महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जो बजरंग सेना के
मुख्य संरक्षक हैं, उनकी बहुत बड़ा आशीर्वाद है बजरंग सेना के ऊपर। और उन्होंने बजरंग सेना का जो निर्माण करवाया था, उनका स्वप्न था महाराज जी का। उन्होंने बोला था 2015 में कि 2020 में राम मंदिर के लिए बजरंग सेना का ये निर्माण जो हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है राम मंदिर। तो वो कार्य हमारा पूरा हुआ। मैं महाराज श्री जी के जो मुखारविंद से बात निकली थी वो आज पूरी होने जा रही है। 5 अगस्त को ये माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और सभी हिंदुस्तान के लोगों से, भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि इस दिन को भगवा दिवाली, महादिवाली के रूप में मनाएं। सभी लोग अपने अपने घरों में रंगोली सजाएं, सभी लोग आतिशबाजी करें, अपने घरों को सजाएं और एक हर घर में एक दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। ये मैं सभी भाइयों से इसको संदेश देना चाहता हूँ। राजनीति को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तमान राजनीति को देखते हैं? वर्तमान की राजनीति में हम ये चाहते हैं कि जो हमारे युवा भाई हैं, युवा भाइयों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चलती है कि पहले दादाजी उनके राजनीति में थे, विधायक थे, उसके बाद दादाजी के बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, मतलब इस तरीके से ये जो राजनीति हो रही है इसका हम विरोध करते हैं। राजनीति जो उसके काबिल हो, जो योग्य हो, उसको उस जगह पर आना चाहिए। कोई किसी का बच्चा हो तो उसे अगर उस जगह पर बिठाला जाए, ये गलत है। तो मैं राजनीति में यही कहूँगा। और अपने जो राजनीति के लोग हैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में चुनाव के समय जिस तरीके से आप समाज के बीच में जाते हैं, लोगों से मांग करते हैं वोट के लिए और उन्हें आश्वासन देते हैं, तो उन कार्यों के जब आप विधायक, सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपको उसके बाद भी उन लोगों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। क्योंकि हमने ज़्यादातर विधायक, मंत्री जो भी हैं, राजनीतिक लोग, हमने देखा है कि सिर्फ वो 5 साल में सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों से मिलते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। 5 साल बाद फिर वो उनके सामने आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ और समाज से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वोट कभी मत दीजिए जो आपको वोट मांगने सिर्फ आए। जो लोग आपके सुख दुख में शामिल हों, जब आपको कोई समस्या हो, और क्षेत्र की समस्या भी इन्हें उठाना चाहिए। जो जहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र में ज़रूर विकास करवाना चाहिए। क्योंकि उसी क्षेत्र से वो सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। उस क्षेत्र की जनता को जो सड़क, हमने देखा है हमारे बुंदेलखंड की तो बहुत बुरी स्थिति है। बुंदेलखंड के लिए बजरंग सेना लगातार 4 वर्षों से रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो हमारे यहाँ पर एनटीपीसी का प्लांट था, उसके लिए बजरंग सेना के माध्यम से हम लोगों ने 200 लोगों ने एक साथ मुंडन संस्कार करवाया था। और एक एनटीपीसी के लिए हमने दौड़ का आयोजन करवाया था जिसमें हज़ारों भाई बहन शामिल हुए थे। और इसके लिए हम लोगों ने छतरपुर से लेकर भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक हम लोगों ने माननीय मोदी जी तक ज्ञापन सौंपे कि यहाँ पर ये अगर एनटीपीसी का प्लांट चालू हो जाए तो कम से कम 10 से 20 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलता, उससे 10-20 हज़ार परिवार संभलते और हमारे बुंदेलखंड का विकास होता। तो मैं चाहूँगा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि बुंदेलखंड का पृथक राज्य होना, और इसके लिए भी बजरंग सेना लगातार कार्य कर रही है। और जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा हम लोग इसके लिए यात्रा निकालेंगे। पूरे बुंदेलखंड में यात्राएं शुरू होंगी जिससे हमारा बुंदेलखंड पृथक राज्य बन सके। क्योंकि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी ये कहना था कि छोटे राज्य अच्छे सुखी राज्य होते हैं और अच्छा विकास होता है। तो मैं चाहूँगा कि बुंदेलखंड भी अलग राज्य हो। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मैं ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, लेकिन आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री चाहें तो ये फैसला ले सकते हैं और बुंदेलखंड को एक विकासशील प्रदेश बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा आपका सफ़र रहा है, काफ़ी सारी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, लेकिन उन उपलब्धियों में सबसे विशेष उपलब्धि आप किसे मानते हैं? हम लोगों ने बहुत नीचे, मतलब बिल्कुल ज़मीनी स्तर से हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। और आज सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बजरंग सेना के ऊपर बड़े बड़े साधु संतों का आशीर्वाद है। और हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं महाराज श्री जी, महंत श्री नेतृपाल दास जी महाराज, उनका जो स्वप्न था, जो बजरंग सेना का स्वप्न था, जिस उद्देश्य को लेकर बजरंग सेना बनाई गई थी, वो उद्देश्य 5 तारीख को पूरा होने जा रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो। इससे बड़ा और हमारी बजरंग सेना के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बजरंगी भाई हैं हम लोग सभी, और बजरंगी भाइयों के लिए प्रभु श्री राम जी के मंदिर से बड़ा कोई स्वप्न नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है कि हम प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।
युवाओं का सबसे चहेता चेहरा रणवीर पटेरिया है, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे? जो हमारे युवा भाई हैं, लगातार हम युवाओं के लिए लड़ाई हमने बचपन से ही लड़ी है, और जहाँ भी कोई समाज में कोई कुरीतियाँ, कोई समाज में गलत हुआ है, वहाँ पर हमने तुरंत उसका विरोध किया है। चाहे वो बच्चियों के रेप की घटना हो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, उसके लिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों ने 3 बार आंदोलन किया है जी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हमने भोपाल में आंदोलन किया है, लखनऊ में आंदोलन किया है, गुजरात में हमारे युवा भाइयों ने आंदोलन किया है कि हमारे युवा भाइयों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार ना मिलने के कारण जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, ये इसमें सबसे बड़ा कारण रोजगार है, बेरोजगारी है। अगर रोजगार मिल जाएगा तो वो अपराध की ओर वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये नशा मुक्ति के लिए भी बजरंग सेना ने बहुत नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं। हमें युवा भाइयों से एक संदेश देना चाहता हूँ नशा के बारे में, कि नशा से जीवन का नाश होता है। आज तक किसी को नशा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ना हमारे शरीर को फ़ायदा होता है और ना समाज में कोई फ़ायदा हुआ है, ना देश को कोई फ़ायदा हुआ है। तो ऐसी नशा से हमें दूर रहना है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा गिरोह है जो नशा बड़े बड़े लोगों को के बच्चों को देता है, क्योंकि किसान का जो बेटा होगा उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो नशा कर सके। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके बच्चों को वो नशा की लत देते हैं, जिससे उनसे मोटी कमाई मिल सके। और ये कार्य बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो मैं अपने युवा भाइयों से, अपनी बहनों से यही आग्रह करूंगा कि इस नशा से आप लोग दूर रहें, क्योंकि नशा से आपका जो सोच है, सोचने की शक्ति है, ये ख़त्म हो जाती है और आपके द्वारा ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि नशा से दूर रहें, क्योंकि नशा से पूरा परिवार परेशान होता है, समाज भी परेशान होती है और देश को भी इससे नुकसान है। इसलिए सभी भाइयों से आग्रह करूँगा कि नशा से दूर रहें। और युवा भाइयों को, जो हमारे युवा भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप लोग बजरंग सेना से जुड़ने के लिए आप हमारे जो भी युवा भाई हैं, जो बजरंग सेना, पूरे देश में बजरंग सेना के सभी युवा भाई फैले हुए हैं और उनसे आप जुड़ सकते हैं, हमसे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर भी है, आप ट्विटर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हमें बजरंग सेना में जुड़कर हमें अच्छा कार्य करना है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमारी कम से कम पहचान होना चाहिए, हमें लोग पहचाने, और हमारे माता पिता का नाम रोशन होना चाहिए, हमारे समाज, हमारे गांव का नाम रोशन होना चाहिए। इस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका अच्छी जगह, अच्छा प्रचार, अच्छे लोग आपको पसंद करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो इतना हमें प्रेम स्नेह देते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हम आज बजरंग सेना पूरे देश में कार्य कर रही है, सबसे सक्रिय संगठन के रूप में आज बजरंग सेना पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी युवा भाइयों बहनों का प्रेम स्नेह है और प्रभु श्री राम जी की कृपा है। और जो इन सभी भाइयों ने निस्वार्थ भावना से कार्य किया है, आज भी कोरोना काल में भी हमारे बजरंग सेना के भाई पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं सेवा कार्य में, क्योंकि हम लोग सेवा के रूप में कार्य करते हैं। हनुमान जी की सेना है और हनुमान जी महाराज ने हमेशा सेवा की है प्रभु श्री राम जी की। हम लोग भी उसी के हिसाब, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं और हम लोग भी सेवा का कार्य कर रहे हैं। सभी युवा भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे कार्य करें, समाज में अच्छे संस्कार ग्रहण करें। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए मैं बात बोलना चाहता हूं कि जो अभिभावक हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। मैं बार बार लाइव के माध्यम से बोलता रहता हूं, आज आपके जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने बच्चों की जो आप जहाँ पे एडमिशन करवाते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं या ट्यूशन कोचिंग में करवाते हैं, तो उन पर आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि अगर आप अभी बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने बहुत से अभिभावक देखे हैं, मैंने बात की है, तो हमारे पास आते हैं, बाद में बोलते हैं कि भैया हमारा बच्चा नशा का आदी हो गया है, कहीं मतलब गलत संगत में फंस गया है। तो वो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि आपने बचपन में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आप बचपन से उसके ऊपर ध्यान देते, आप देखते कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ, कहाँ पे कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके स्कूल में कौन से नौकर हैं, उसके कौन से नौकर हैं, वो कहाँ के हैं, हमें उनके टीचर कौन है, हमें सब उनकी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियों के साथ आजकल बहुत अपराध हो रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ एडमिशन करा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एडमिशन के बाद हमें समय समय पर उन्हें देखते रहना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं,
क्योंकि बहुत से बच्चे हमने देखे हैं, बहुत से अभिभावक देखे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है तो वो पूरी कॉलेज तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता रहता है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं अभिभावकों से आग्रह करना चाहूँगा कि शुरू से ही अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाएं, सनातन धर्म के बारे में बताएं, अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताएं। और इस तरीके से अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमें अपने बच्चों को बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये सभी समाज के हमारे जो अभिभावक हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद रणवीर जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। और चलते चलते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे शहर के लिए? हम अपने शहर के लिए कहना चाहेंगे, अपनी टीम के लिए। और आज हम सबसे बड़ा हमारे भारत देश में जो कोरोना जैसा संकट चल रहा है, तो मैं सभी से कहूँगा कि सावधानी बरतें, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें और मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश हों उनका पालन करते रहें। और समाज में हमेशा कुछ अच्छा करने का अपने मन में एक विचार रखें। तो अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके अभिभावकों का भी नाम होगा और उन्हें बताने में भी अच्छा लगेगा कि ये हमारा बेटा है। तो मैं यही चाहूँगा, मेरी तो सभी से, और अपनी स्वयं की पहचान बनाने की कोशिश करें। दूसरों के पीछे भागते हुए दूसरों के नाम से चलना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपनी स्वयं की पहचान बनाना ये सबसे बड़ा काम है। और मैं बजरंग सेना के माध्यम से सभी भाइयों की स्वयं की पहचान बनाने का कार्य कर रहा हूँ और ये इसमें सफल भी हुआ हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमारे बजरंग सेना के भाई हैं उनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहिए, लेकिन हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म के बारे में बोलना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा अपने हिंदू समाज के लिए कि सभी भाई, जो जाति पात का सबसे बड़ा जहर हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच, समाज के बीच में घोला गया है, इस जाति पात से ज़रूर दूर रहें। हमें जातिवाद से दूर रहना है। हम सब हिंदू भाई हैं, हमें सबको एक होकर रहना है और कभी भी किसी की कोई समस्या हो उसमें हमें उनके साथ खड़ा होना है। और कहीं भी किसी की बहन बेटी को अगर कोई परेशान कर रहा है, अगर आप देख रहे हैं, तो ये आप सोचकर चलिए कि ये आपकी बेटी है, आपकी बहन है और आपको उसके लिए लड़ना होगा। अगर आप आज उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो कल आपकी बहन के लिए भी कोई लड़ने वाला नहीं होगा। अगर आप लड़ेंगे तो कल आपके लिए भी लड़ाई के लिए दूसरा भाई खड़ा होगा, क्योंकि वो उसके मन में भी ये होगा कि ये हमारी बहन है। और मैं बहनों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आज लड़ने की ज़रूरत है। और जहाँ भी ये जो इस तरीके के दरिंदे लोग होते हैं, ये बहुत ही डरपोक लोग होते हैं। अगर आप इनसे डरोगी तो ये और डराएंगे आपको। इसलिए मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, बजरंग सेना आपके साथ है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी एक बात और मैं कहूँगा, अपने जो अभिभावक लोग हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको अपने आसपास जहां भी कन्या भोज के लिए भेजते हैं तो उनके साथ आप स्वयं जाएं या आपके परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य को भेजें। अकेले अपने छोटी छोटी बच्चियों को कभी भी किसी के यहाँ खाने के लिए या मोहल्ले में कहीं ना भेजें, क्योंकि जो दरिंदे हैं उनका कोई चेहरा नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। वो जब अकेली बच्चियों को पाते हैं वो तभी इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई अपने परिवार का व्यक्ति उनके साथ भेजें। यही मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय माँ भारती। बहुत शुक्रिया रणवीर जी आपका, आप हमारे स्टूडियो पर आए। तो दोस्तों, इसी के साथ अनुमति दीजिए रणवीर जी और अजय यादव को, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।